जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन एंड वेलकम टू रेगुलर क्लासेस एज वेल। आज की इस बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो में हमने तैयारी करनी है जनाब इंशाल्लाह इंग्लिश 101 मिड टर्म की। ठीक है, मैं इंशाल्लाह आपके साथ वो सारी की सारी बातें शेयर करूंगा जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। पेपर में आपको क्या चीज़ ओपन करने की परमिशन होगी, हम उस पर भी इंशाल्लाह प्रॉपर डीपली बात करेंगे, क्योंकि मैंने देखा है कि अभी जितनी भी प्रिपरेशन वीडियोस हैं उसमें सिर्फ आपको रट्टा ही लगवाया गया है, प्रॉपर कोई समझाने वाली एज सच कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं है। इसमें एक बड़ी ज़रूरी बात है, वो मैं आपको स्टार्ट में बता दूं कि आपने एमएस वर्ड को इंग्लिश के पेपर में ओपन नहीं करना। अगर एमएस वर्ड को ओपन करोगे तो आपका चीटिंग केस बना के पेपर बंद हो जाएगा और आपको फिर आपका रिजल्ट भी नहीं आता उस पर्टिकुलरली सब्जेक्ट का। ठीक है, तो इससे बेहतर है कि आप एमएस वर्ड को ओपन ना करो। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो कि मैंने आप लोगों को बतानी थी स्टार्ट ऑफ द वीडियो में। हम प्रॉपर जो है वो अपनी तैयारी करने से पहले यहाँ पे सारा सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग कर लें, तो आपका जो एमसी पेपर होगा वो सिर्फ एमसीक्यूज बेस्ड होगा। कोई लॉन्ग कोई शॉर्ट आप लोगों को करने की अब ज़रूरत नहीं है। मिड टर्म के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने सिर्फ 1 से लेके 18 लेक्चर्स को प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, हैंडआउट्स को हम थॉरली स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। हम प्रॉपर अपनी तमाम तो रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेंगे अपनी इसी वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर प्रिपरेशन को। पहला क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट या चूज एंटोनम। यहाँ पे दो बातें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताने वाली। एक होते हैं सिनोनिम्स और एक होते हैं एंटोनिम्स। ठीक है, सिनोनिम्स वो होते हैं जो कि हम अल्फाज मायनी होते हैं। जैसे देखो, मैं आपको कहता हूँ ये बड़ा डिफिकल्ट है, तो ये जो डिफिकल्ट है इसका मतलब होता है मुश्किल। अब इसका जो दूसरा वर्ड है विच इज कॉल्ड कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है मुश्किल और डिफिकल्ट का मतलब भी मुश्किल होता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि सिनोनिम्स कहलाती हैं। एंटोनिम्स का मतलब होता है उल्टा कर देना, यानी कि जैसे मैं कहता हूँ लड़का लड़की। ठीक है, यानी इसको मुतजाद कहते हैं और जो सिनोनिम्स होता है उसको मुतरादिफ कहते हैं। अब आप देखो, कहते हैं द कार इज टू एक्सपेंसिव। अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये है कि कहते हैं कि आपने एंटोनिम को चूज करना है जनाब अंडरलाइन वर्ड से। ठीक है, तो अंडरलाइन वर्ड ये वाला है। तो कार बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है फॉर ओवर बजट, हमारे बजट के लिहाज से। इसका एंटोनिम क्या होगा? अब आप देखो, एक्सपेंसिव हम कहते हैं महंगे को, यानी ये बहुत महंगा है, तो कॉस्टली भी महंगा होगा, प्राइस भी होगा, स्मॉल हो ही नहीं सकता। तो इसका उल्ट क्या है? इनएक्सपेंसिव। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो ये वाला होगा, इनएक्सपेंसिव। ठीक है, ये सारे के सारे सिनोनिम्स आपको आपके एमएस वर्ड में मिल जाते हैं, जिसकी वजह से अगर आप इसे ओपन कर लेंगे, बेशक पेपर में सिनोनिम कोई आए ना आए, वैसे तो आते हैं, 110% चांस है कि कम से कम 2 या 4 क्वेश्चन आपसे सिनोनिम के पूछता है, तो पेपर में आते ज़रूर हैं। लेकिन इन केस अगर किसी के पेपर में सिनोनिम नहीं आया, एंटोनिम आ गया, तो आप लोग जब एमएस वर्ड को ओपन करेंगे तो आपका पेपर जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके आगे जनाब व्हाट इज़ द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग भी आप एमएस वर्ड से देख सकते हो। देखो यहाँ पे कॉरिडोर, ये वाले करेक्ट स्पेलिंग है, CORRI कोरी और DOR डोर। ठीक है, करेक्ट स्पेलिंग हमेशा याद रखना कि आप लोग जो है पेपर के अंदर एक्सेल की शीट में आप लोग देख सकते हैं, एक्सेल ओपन करने की परमिशन होती है। वो अगर जैसे देखो ये है ना कॉरिडोर, इस पे आपको ना वो अंडरलाइन दे देगा रेड कलर का। ठीक है, तो जब वो एक्सेल की शीट पे अंडरलाइन देगा इसका मतलब है कि वो करेक्ट स्पेलिंग नहीं है। तो वर्ड खोलने के बजाय आप एमएस एक्सेल को ओपन कर लें और जब भी करेक्ट स्पेलिंग का वहाँ पे क्वेश्चन आए तो आप ये वाले करेक्ट स्पेलिंग यानी चारों उठा के वहाँ पे पेस्ट करो। जो भी होगा उसके नीचे अंडरलाइन नहीं आ रहा होगा, जो गलत होंगे उसके नीचे अंडरलाइन आ रहा होगा, आपको पता लग जाएगा। बट एमएस वर्ड आप लोगों ने ओपन नहीं करना। द नेक्स्ट वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सुफिक्स क्या होता है। अब यहाँ पे 3 चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। अगला ही आपका प्रीफिक्स है। देखें, हमने अपने वर्ड में या हमने अपने हैंडआउट्स में इस चीज़ को स्टडी किया हुआ है कि हमारा जो वर्ड होता है वो 3 मुख्तलिफ पार्ट से मिलके बनता है। ठीक है, हमारा जो वर्ड है वो 3 मुख्तलिफ पार्ट से मिलके बनता है। एक को हम कहते हैं सुफिक्स, एक होता है स्टेम और एक होता है प्रीफिक्स। ठीक है, देखो ये जो सुफिक्स होता है ना, ये पोस्ट फिक्स होता है। सुफिक्स का ये मतलब होता है कि हमारे वर्ड के बाद में क्या आने वाली चीज़ है। स्टेम हमारा एक्चुअल वर्ड होता है और प्रीफिक्स का मतलब होता है कि ये हमारे वर्ड के पीछे आएगा। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। लेट्स सपोज, देखें हम कहते हैं इन एक्सपेंसिव। ठीक है, देखो यहाँ पे ये जो IN है इन, ये इन मेरे एक्चुअल वर्ड के पीछे यूज हुआ हुआ है। असल वर्ड क्या है? एक्सपेंस। ठीक है, असल वर्ड ये वाला EXPENS, आगे ई आएगा लेकिन वो EN हम एक्सपेंसिव में नहीं लगाते हैं।
तो हम ज़रा इसको MS वर्ड में जाके अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये 100% रिपीटेड होने के चांसेस हैं, ठीक है। पेपर में बहुत दफ़ा ये रिपीट हो चुका है। ओके, मैं आपको जाके प्रॉपर वर्ड फॉर्मेशन बता देता हूँ, और यही वर्ड आप लोगों ने अपने पेपर के लिहाज से जो है वो याद रखने हैं। ये देखें, मैं कहता हूँ जी, एक मेरे पास वर्ड है इन एक्सपेंसिव, राइट। अब ये देखो, अब इसमें ये जो इन है, ये मेरा जो असल वर्ड है ना, वो क्या है? असल वर्ड को हम स्टेम कहते हैं, ठीक है। स्टेम निकला है एक्चुअल वर्ड से। अब इसमें असल वर्ड है एक्सपेंसिव, राइट। तो एक्सपेंसिव में मैंने पीछे, इस एक्सपेंसिव के पीछे मैंने क्या ऐड किया? इन ऐड किया। तो ये जो मैंने इन ऐड किया, इसको हम प्रीफिक्स कहेंगे। प्री मतलब पहले, ठीक है। इसी तरह से आपने ये जान लिया कि असल वर्ड इसमें क्या है? एक्सपेंस है। ये इतना सा आपका असल वर्ड है। और ये जो सिव है, IVE, ठीक है, इसको हम पोस्ट फिक्स कहते हैं। और इंग्लिश की जुबान में ये जो पोस्ट फिक्स होता है ना, इसको हम कहते हैं सुफिक्स, SUFFIX, ठीक है। तो ये तीन वर्ड्स हैं, या ये तीन चीज़ें जिनसे हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन हो रही होती है या वर्ड बनता है। एक होता है स्टेम, जो कि एक्चुअल वर्ड होता है। एक होता है प्रीफिक्स, जो हम अपने वर्ड से पहले यूज़ करते हैं। और एक होता है सुफिक्स, जो हम वर्ड के बाद में यूज़ कर रहे होते हैं। तो सिंपल सा ये काम है। ये सिंपल से तीन वर्ड की फॉर्मेशन आप लोगों ने याद रखनी है। देखो, वो कहता है इलेक्ट्रिक, इसको आपने क्या करना है? आपने इसका करेक्ट सफिक्स बताना है। तो इलेक्ट्रीशियन, ION आप ये लगा सकते हो, ठीक है। ELECTRICED, इलेक्ट्रिक नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा, सही है। इलेक्ट्रीशियन के लिए आप IAN लगा सकते हैं। अब यहाँ पे C है ना, S नहीं लग सकता, CSI ये भी नहीं हो सकता, और ये भी नहीं होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी CITY होता, फिर हम Y का ऐड कर लेते। तो ये वाला IAN इसका राइट ऑप्शन है। इसी तरीके से वो आपको कहता है रूट या प्रीफिक्स मुझे बताएं किस वर्ड का? ये देखो, ये वाले वर्ड का, ठीक है। अब ये देखें, अब ये है ना, ये एनिवर्सरी, या आप ये कह दो कि एनुअली। तो ये जो ANNU है, ये अभी एक्चुअल वर्ड नहीं है, ठीक है। आपने इसका प्रीफिक्स बताना है। तो ये लिखना है एनुअल से, ANNUAL, एनुअल, ठीक है। तो ये देखो, उसने आपको बता दिया ANNU, ये क्या है? ये ईयर को शो कर रहा है, ठीक है। ये आपके इस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जा रहे होते हैं। तो ये ईयर है जो कि आपने यहाँ पे बता दिया। फिर उसके आगे ये वाले क्वेश्चन भी मोस्ट रिपीटेड है। कहता है जी, कुड आई कम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। कहता है कुड आई कम ओवर एट, ये ग्रामेटिकल सेंटेंसेस या ग्रामेटिकल आपकी ग्रामर है जो कि आपको इस्तेमाल करनी आनी चाहिए। कुड आई कम, क्या मैं आ सकता हूँ? ओवर एट इधर 3 और 4 ऑफ क्लॉक। देखो, अब यहाँ पे वो बता रहा है कि इधर का मतलब होता है या तो, या, ठीक है। कहता है कि क्या मैं 3 या 4 बजे भी आ सकता हूँ? तो ये जो भी का है, यानी ये बी को हम इंग्लिश में शो करते हैं इधर से। तो कुड आई कम ओवर एट इधर 3 ऑफ या 4 ऑफ क्लॉक, के हम या तो 3 बजे या 4 बजे भी आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये होगा। ये जो नीदर होता है ना, इसका मतलब होता है ना ही ना तो। हम कहते हैं कि क्या मैं ना ही ना तो 3-4 बजे आ सकता हूँ? देखो, अगर मैं नीदर नॉर लगाता हूँ तो ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब है ना ही ना तो, ठीक है। फिर नीदर और, ना ही और। अब देखो, मैं कहता हूँ क्या मैं 3 या 4 ना ही और आ सकता हूँ? तो मेरा जुमला गलत हो गया ना। मैं अगर आपको इसकी उर्दू में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बताऊँ तो इसी तरह ईदर एंड देन, ये जो ईदर है इसका मतलब होता है या तो, और देन का मतलब होता है हाँ। अब मैं ये कहता हूँ कि क्या तो, या क्या मैं 3 या 4। अब यहाँ पे ये जो और है वो उसने रिप्लेस कर दिया देन से। देन का मतलब है फिर। तो मैं ये कहता हूँ कि क्या मैं 3 और फिर 4 बजे आऊँगा या आ सकता हूँ? तो देखो, ये जुमला गलत हो जाएगा। तो इसका जो एप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो ये वाला है, ईदर और। ये सारे बताने के मकसद आप लोगों को ये था कि अगर इस तरह से पेपर में आए तो आपको ये ग्रामेटिकल पार्ट आना चाहिए, ठीक है। उसके आगे जनाब, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट डिस्क्राइब द सेंटेंस। ये वाला आपका लेक्चर नंबर 22 है जो कि आपके उसमें शामिल नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं, सही है। वैसे अगर मैं आपको थोड़ा सा जुमला बता दूं या थोड़े से आपको मैं आइडियाज़ दे दूं तो ये है, हम 3 तरह के सेंटेंस पढ़ते हैं। एक होता है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो कि सिंपल होता है। एक होता है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में हम चीज़ों को जोड़ते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं एक लड़का हूँ और वो एक लड़की है, ये एक कंपाउंड सेंटेंस है। द नेक्स्ट वन इज कम्प्लेक्स सेंटेंस। इसमें आप अपने सारी की सारी कम्युनिकेशन को एक जुमले में बता रहे होते हैं। जैसे हम ये कहते हैं कि मैं एक लड़का हूँ और वो एक लड़की है और वो ये काम कर रही है। देखो, ये कम्प्लेक्सिटी की तरफ जा रहा है, इसे हम कम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। द लास्ट वन इज कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस, जो कि कंपाउंड और कम्प्लेक्स जुमलों को जोड़ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनाब, द चिल्ड्रन आर ट्राइड व्हाट हैप्पी आफ्टर देयर ट्रिप ऑन टू जू।
इसको अजान के बाद कंटिन्यू करते हैं। ओके जी, लेट्स कंटिन्यू अगेन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने कहा था चिल्ड्रन आर ट्राइड, चिल्ड्रन कोशिश कर रहे हैं, व्हाट हैप्पी आफ्टर देयर ट्रिप टू द जू। देखो क्या कहता है कि चिल्ड्रन कोशिश कर रहे हैं बट हैप्पी, लेकिन खुश हैं, आफ्टर देयर ट्रिप टू द जू, अपने जू के ट्रिप के बाद। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें सारे के सारे जुमलों को, ये सारे के सारे वर्ड्स को हम समझ लेते हैं। कहता है चिल्ड्रन आर ट्राइड, चिल्ड्रन कोशिश कर रहे हैं, बट हैप्पी, क्या बट आएगा? तो देखो इसका उर्दू में मतलब बन रहा है कि चिल्ड्रन यानी बच्चे खुश हैं, बच्चे कोशिश कर रहे हैं लेकिन खुश हैं अपने जू के ट्रिप के बाद। ये जुमला बन गया। अगर मैं कहता हूँ इफ़, अब इफ़ का मतलब होता है अगर। ठीक है, अब देखिए चिल्ड्रन आर ट्राइड, चिल्ड्रन कोशिश कर रहे हैं, इफ़ हैप्पी, अगर खुश होते या अगर खुश हैं, आफ्टर देयर ट्रिप टू द जू, अपने जू के ट्रिप के बाद। तो देखो इफ़ अप्रोप्रिएट नहीं है, आप ये कह रहे हो बच्चे कोशिश कर रहे हैं अगर खुश हैं। देखो ये तो आप गलत बात कर रहे हो ना। अगर का मतलब होता है कि हमने कोई फ्यूचर में काम करना है या हम कोई कंडीशन पास कर रहे हैं। व्हेन का मतलब होता है जब। ठीक है, मैं कहता हूँ चिल्ड्रंस आर ट्राइड, चिल्ड्रन कोशिश कर रहे हैं, व्हेन हैप्पी, वो तभी खुश होंगे जब, आफ्टर देयर ट्रिप टू द जू। देखो ये भी बात गलत हो गया। अब इसका उर्दू में ये मतलब बनता है कि बच्चे खुश हैं जब, या बच्चे कोशिश कर रहे हैं जब खुश हैं और अपने जू के बाद या जू के ट्रिप के बाद। तो ये देखो ये भी हमारा गलत जुमला बन गया। और एज का मतलब जो है ये एक एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, जस्ट लाइक एज इट इज़, यानी कि एज इट इज़ लिख दिया जाए तो ये इस तरीके से आता है। तो यहाँ पे एज हैप्पी नहीं आ सकता कि चिल्ड्रन आर ट्राइड एज हैप्पी, कि चिल्ड्रन जो है वो खुश हैं, तो ये आपकी गलत फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे बट जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। फिर उसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कहते हैं जी आपने बेस्ट ऑप्शन बताना है मुझे। द पीपल स्क्रीम्ड डैश रन इन डिफरेंट डायरेक्शंस व्हेन द लॉरी क्रैश्ड इनटू द रोड साइड स्टॉल। क्या कहता है कि पीपल जो है ना वो स्क्रीम का मतलब क्या होता है कि पीपल देख रहे थे, एंड रन, और भाग रहे थे। ठीक है, तो पीपल स्क्रीम्ड एंड रन, पीपल देख रहे थे, लोग देख रहे थे और भाग रहे थे, इन डिफरेंट डायरेक्शंस, मुख्तलिफ डायरेक्शंस के अंदर, जब लॉरी जो है वो क्रैश कर गया और रोड साइड के स्टॉल पे जाके गिर गया। ठीक है, तो ये अब देखो नीदर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नीदर का मतलब ना ही ना तो पीपल ना तो भाग रहे थे ना, अब देखो यहाँ पे ये कह रहा है ना कि पीपल ना तो देख रहे थे ना भाग रहे थे। इसी तरह से इफ मतलब अगर, बट पीपल स्क्रैम्ड बट रन, देखो पीपल देख रहे थे लेकिन भाग भी रहे थे। तो ऐसा तो नहीं पॉसिबल कि हम एक चीज़ को देख भी रहे हो और भाग भी रहे हो। तो ये चीज़ यहाँ पे अप्रोप्रिएट जो है वो एंड का ऑप्शन आ जाएगा। उसके आगे कहता है जी आपने प्रॉपरली प्लेस कोमास करने हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। देखो ये जो कोमास होते हैं ना, इसको हम पंचुएशंस कहते हैं। ठीक है, पंचुएशन वाला क्वेश्चन पेपर में लाजमी आता है। पंचुएशन क्या होती है? अनलाइक अदर ईयर्स, दूसरे सालों की तरह, वी विल हैव एन ईयरली स्प्रिंग, आई एक्सेप्ट या आई एक्सपेक्ट दिस ईयर। दूसरे सालों की तरह हम प्रॉपरली, ये जो स्प्रिंग आ रहा है यानी कि वी विल हैव एन अर्ली स्प्रिंग, हमारे पास जल्दी स्प्रिंग आ जाएगा। आई एक्सपेक्ट दिस ईयर, मैं जो है वो इसको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे ना दो जुमले हैं। ठीक है, तो दोनों जुमलों को आपने आपस में अलग करवाने के लिए कोमा का इस्तेमाल करना होता है। इसी को, या यही पहचान होती है कोमा की। जैसे मैं कहता हूँ कि मैंने आपको पढ़ाया, कोमा, मैंने किसी दूसरे बंदे को भी इंग्लिश 101 की तैयारी करवाई। देखो ये कोमा का मतलब क्या है? ये जो हम रुकते हैं ना, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में हम रुक नहीं सकते, हम कोमा के जरिए हम ये बात करते हैं कि मैं एक नई बात करने जा रहा हूँ। जैसे मैं कहता हूँ मैंने अली को इंग्लिश 101 की तैयारी करवाई और साइमा को, अब मैं और के बजाय कोमा लगा दूंगा। ठीक है, यानी कोमा एंड, और मैंने क्या किया जी, मैंने मुजम्मिल को CS 610 की तैयारी करवाई। सिंपल। ठीक है, तो आपने पहले इंग्लिश की बात की और आप फिर दूसरी बात कर रहे हैं। इसी तरह वो कहता है दूसरे सालों की तरह, कोमा, कोमा का मतलब स्टॉपर है, यानी कि हम एक नई बात करने जा रहे हैं कि ये मेरा ख्याल है कि हो सकता है इस साल जो स्प्रिंग का मौसम है वो जल्दी आ जाए। ठीक है, इसी तरह से प्रॉपरली प्लेस कोमास, आपका दोबारा क्वेश्चन आ गया कि वन टूथपेस्ट अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स इज जनरली द सेम एज अदर। देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। अब यहाँ पे आप देखो इसमें क्या है कि वन टूथपेस्ट अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स इज जनरली द सेम एज अदर। क्या ये हो सकता है? द आंसर इज नो, क्योंकि यहाँ पे वन टूथपेस्ट अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट ये इस तरह हो सकता था। ठीक है, अब ये वाला आंसर नहीं है। ठीक है, ये जो उन्होंने लगाया हुआ है ये भी नहीं है, क्योंकि इसमें तो कोमा इस्तेमाल ही नहीं हुआ। अब हम अप्रोप्रिएट आंसर देखने की कोशिश करते हैं। कहते हैं जी वन टूथपेस्ट अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, या वन टूथपेस्ट अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट इज जनरली द सेम एज एन अदर, ये हो सकता है। ठीक है,
हाँ, अब देखो वन टूथ पे अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट इज, ये गलत है। अगर यहाँ पे ये जो एक्सपर्ट के पहले लगा देता ना कोमा, एक्सपर्ट इज जनरली, तो फिर हमने ये ठीक कर लेना था, लेकिन जनरली के आगे भी इसने कोमा लगा दिया, तो ये वाला भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। सो दिस वन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। उसके आगे आपने फिल इन द ब्लैंक्स करनी है, यानी फिल आपने करना है जो भी खाली जगह एप्रोप्रिएट वर्ब से। वर्ब क्या होता है? वर्ब हम कहते हैं काम करने को। जैसे मैं कहता हूँ स्पीकिंग यानी बोलना, रनिंग भागना, ठीक है, ईटिंग खाना, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे वर्ब में आ जाती हैं। कहते हैं एयरपोर्ट एक्सरे डिवाइसेस, जो एयरपोर्ट एक्सरे डिवाइसेस होती हैं, वट डिज़ाइन मोर केयरफुली इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द मोर सोफिस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ एक्सप्लोयर या एक्सप्लोसिव मटेरियल दैट आर नाउ प्रोड्यूस। तो ये क्या कह रहा है? कहते हैं जी हमने एयरपोर्ट के अंदर जो डिवाइसेस लगी होती हैं वो ज़रा बहुत एहतियात से बनाई जाती है ताकि वो हर चीज़ को डिटेक्ट कर सके, उस मटेरियल को जो कि हमने आगे फर्दर हमें लेके जाने की परमिशन नहीं है। तो देखो यहाँ पे कंडीशंस हैं, मस्ट हैव बीन बीइंग, ये जो हैव बीन की कैटेगरी होती है ना, ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने पास्ट टेंस के अंदर। तो क्या ऐसी डिवाइसेस पास्ट के अंदर की जाएंगी? द आंसर इज नो, ठीक है। ये देखिए मस्ट हैव बीन, ये इसका अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो जाएगा कि एयरपोर्ट एक्सरे डिवाइसेस मस्ट हैव बीन डिजाइंड, कि ये इस तरीके से डिजाइन की जाएंगी या की जा चुकी होंगी या की जाती हैं, ठीक है, कि मोर केयरफुली इन ऑर्डर टू डिटेक्ट, कि वो क्या करे, डिटेक्ट कर ले उस मटेरियल को जो हमने आगे फर्दर अलाउ नहीं किया हुआ। तो दिस वन, अब ये जो मस्ट बी है ये हो सकता था अगर यहाँ पे थर्ड फॉर्म ना होती। तो ये जो डिजाइंड है ये वर्ब है, हम डिजाइन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो अगर वर्ब के साथ उसकी थर्ड फॉर्म लगी हुई है तो इसका मतलब है कि आपने उसको पास्ट के साथ इस्तेमाल करना है। तो मस्ट इज आल्सो द थर्ड फॉर्म ऑफ मे एंड माइट, तो यहाँ पे मस्ट हैव बीन इज द राइट ऑप्शन। उसके आगे व्हाट इज द ट्रू ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, आपने फॉलोइंग सेंटेंस का जो ट्रू बताना है कि नो वन कुड बिलीव दैट शी हैड मैरिड हिम। अब ये सेंटेंस फ्रेगमेंट्स हैं जनाब, सिंपल है। इसमें सेंटेंस फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं हम जरा इसको हैंडआउट से जाके समझ लें। अच्छा, अगर हम यहाँ पे आगे कॉन्सेप्ट देखें तो ये देखो सेंटेंस फ्रेगमेंट ना आपका कॉन्सेप्ट है लेक्चर नंबर 24 से, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, ये आपके पेपर में शामिल नहीं है, ठीक है। फिर फिलिंग द ब्लैंक्स एप्रोप्रिएट वर्ब, वर्ब आपका इंपॉर्टेंट है, ये हमने अपने शुरू वाले लेक्चर्स में पढ़ लिया था, ठीक है। वर्ब क्या होता है? तो वर्ब का मतलब काम करना, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी ना, स्लीपिंग, खाना पीना, जाना आना, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी वर्ब के अंदर आ जाती हैं। तो गेट ट्राइड ऑफ आंसरिंग द सेम क्वेश्चन एवरी डे, कहते हैं कि आप कोशिश करें गेट ट्राइड द आंसरिंग द सेम क्वेश्चन एवरी डे। आपने बताना है कि इस दिए गए सेंटेंस में से वर्ब क्या है। गेट ट्राइड कोशिश करो, ऑफ आंसरिंग आंसर करना, जवाब देना, सेम क्वेश्चन हर क्वेश्चन का एवरी डे। देखो इसमें क्या वर्ब है, ऑब्वियसली आपने क्या करना है, आपका काम क्या है, जवाब देना। तो इसमें ये जो आंसरिंग का वर्ड है ये आपका क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा यहाँ पे अगर इसके ऑप्शन देखें, डू यू एवर, अच्छा ये क्या कहता है कि फिलिंग द ब्लैंक्स अच्छा एप्रोप्रिएट वर्ब हैवर यू एवर, नहीं ये नहीं हो सकते इसके ऑप्शंस। यहाँ पे ना आपको अंडरलाइन कोई वर्ब सेंटेंस दिया गया होगा, आपने उस सेंटेंस में से वर्ब देख के बताना होगा, ठीक है। अच्छा आगे देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स विद, हाँ ये देखो अब यहाँ पे आपको फ्रेजल वर्ब के बारे में बात कर रहा है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये वर्ब्स होते। अच्छा देखें यहाँ पे आपके हैंडआउट से तो मुझे अनफॉर्चुनेटली वो नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या होता है कि फ्रेजल वर्ब्स वो वर्ब होते हैं जो कि कंबाइन करते हैं प्रपोजिशन को और एडवर्ब को। अब वर्ब से आगे निकलती है टर्म एडवर्ब, ठीक है। ये क्रिएट करता है ओरिजिनल वर्ब के डिफरेंट मीनिंग्स। देखो वर्ब ही होता है लेकिन वर्ब से आगे हमने डिफरेंट मीनिंग्स को जो है वो जनरेट करना होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये कहता है कि ये कॉमन होते हैं इंग्लिश के अंदर और मुख्तलिफ इसमें हमने अपने आइडियाज़ को या मुख्तलिफ जो इंडिविजुअल वर्ड्स होते हैं उसको हमने इससे मेकअप करना होता है या मिलाना होता है। जैसे आप देखें यहाँ पे एग्जांपल दे रहा है लुकअप, ये जो लुकअप है ना, जैसे आई नीड टू लुकअप द एड्रेस, मुझे इस एड्रेस को देखने की ज़रूरत है। देखो अब लुक अप मतलब देखना तो क्या है, एक काम है। तो फ्रेजल वर्ड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको वो ये चीज़ बता रहा है कि इस वर्ब के अंदर हम मुख्तलिफ वर्ब की कंडीशंस और टर्म्स को चेंज कर देते हैं। जैसे गिव अप, देखो देना एक काम है। अब मैं कोई चीज़ आपको दे रहा हूँ, जैसे लेट्स सपोज जी कि आपको कहता है कि मैंने आपको एक किताब दी, तो ये जो मैंने आपको एक किताब पकड़ाई है ये भी एक काम है, बट इसे फ्रेजल वर्ड यहाँ पे वर्ब यहाँ पे जो है वो कहा जाएगा कि इसके अंदर हम कुछ फ्रेजल काम कर रहे हैं, ठीक है।
अब आप यहाँ पे देखें इस सेंटेंस के अंदर जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि कहता है कि आइटम सच एज पॉइंटेड, जो हमें पॉइंट आइटम्स पॉइंट की गई हैं यानी जिन पे हमें कहा गया है, जैसे आई स्क्रैचेस हैं, ये एग्जांपल्स हैं आर्टिकल्स की जो कि प्रिमिटेड होती हैं इन योर कैरी ऑन बबिज। बबिज हम कहते हैं सामान को विद बोर्डिंग एंड एयरक्राफ्ट, तो ये कैरी ऑन आ जाएगा, कैरी अवे नहीं आएगा। कैरी अवे का मतलब है, कैरी का मतलब होता है पकड़ना, लेना, ठीक है, यानी कैरी हम कहते हैं कैरी कर लो, पकड़ लो, तो कैरी का मतलब कैरी अवे, क्या आप इसे पकड़ के दूर फेंक रहे हैं। फिर कैरी ऑन विद, मेरे साथ पकड़ना, ऐसा तो नहीं है कि आपका सामान आपके साथ कोई पकड़ाओ इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। और कैरी ऑफ का मतलब है कि आप उसे पकड़ नहीं रहे, तो कैरी ऑन बबिज, हम अपने बबिज को, अपने सामान को अपनी साथ खुद कैरी करेंगे, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज फिलिंग द ब्लैंक विद द प्रॉपर, अब ये दोबारा फ्रेजल वर्ब आ गया हमारे पास। देखिए यहाँ पे सिर्फ ये, अब ये देखो इस सेंटेंस में क्या है कि एनिमल एंड ह्यूमंस आर द एवेपोरेशंस ऑफ वाटर टू कैरी अवे हीट। एनिमल्स और ह्यूमंस यानी इंसान और जानवर कोशिश करते हैं कि वो एवेपोरेट करें वाटर को, यानी कि वाटर का इस्तेमाल करें ताकि वो हीट से बच सकें। हीट को क्या करना है, हीट को कैरी अवे करना है, दूर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कैरी अवे आ जाएगा, तो ये अकॉर्डिंग टू सेंटेंस चल रहा होता है। उसके आगे अगर हम देखें तो कंप्लीट करना है आपने अपने जुमले को। टॉम वॉज अरेस्टेड ऑन फ्राइडे, टॉम जो है वो अरेस्ट किया गया फ्राइडे को। 6 मंथ लेटर, 6 माह के बाद ही रिसीव अ सेंटेंस ऑफ 10 ईयर्स इन प्रिजन फॉर डीलिंग वट ड्रग्स। अब यहाँ पे देखें ड्रग्स का नाम है जो कि इलिसिट है या इलसिट है, ठीक है। इसमें अब ड्रग्स के जो नाम हैं वही यहाँ पे आ रहा होगा। सिंपल अगर हम इसको उर्दू में ट्रांसलेट करें, इसका मतलब होता है गैर कानूनी, इलिसिट, ठीक है। कहता है जी उसको अरेस्ट किया गया, और किस जुर्म में उसको अरेस्ट किया गया, इलिसिट ड्रग्स के जुर्म में जो है उसको अरेस्ट किया गया। ये नाम नहीं है, रियली अपोलोजाइज फॉर दैट, ये इलिसिट कीवर्ड है जिसका उर्दू में मतलब होता है गैर कानूनी, ठीक है। उसे गैर कानूनी ड्रग्स पे रिसीव करने पे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, तो यहाँ पे ये जुमला बन जाएगा। अगर आप बाकी देखें इलाइट और एलिमिनेट और इलिसिट या एलेक्सिट, इसका मतलब होता है कि मतलब ये जो उल्टा है, यानी कि इलिसिट का उल्ट ये है और ये गलत स्पेलिंग है, ठीक है। एलिमिनेट और इलाइट का मतलब होता है कि आपने उसको दिया नहीं है, यानी कि आप उसे एलिमिनेट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो ये इसके हिसाब से नहीं आएगा, सही है। उसके आगे आपने बेस्ट आंसर दोबारा से चूज करना है जनाब। जैसे मिडल ईस्टर्न रेस्टोरेंट्स हैं जिसके अंदर हमने अपने विक्सिंग, यानी कि ये ऐसा वे है जिसमें हम फार ऑफ लैंड को, बैली डांसर्स एक्सेट्रा। अब ये एक सिंपल सी एग्जांपल्स आपको चुके, ये हमने जो किताबें पढ़ी हैं वो ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेटली जो है वो अंग्रेज़ों की हैं या इंग्लिश जो अमेरिकन सिलेबस है वहाँ से उठाई गई हैं, विर्चुअल ने भी। तो यहाँ पे सिंपल है। अब इसमें जो आंसर आपका बन जाएगा वो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स बन जाएगा, ठीक है। अब ये वो चीज़ें हैं जो कि अप्रोप्रिएट नहीं है कि हम इस पे जिक्र करें अपनी इस वीडियो में या एजुकेशन में। दोबारा बस यहाँ पे सिंपल सा ये है कि इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स है, राइट। उसके अगर हम देखें तो देखें जी, अब आपने ग्रामेटिकल एरर्स को निकालना है। अब ग्रामेटिकल एरर्स क्या है, जिसमें डेंगलिंग मॉडिफायर सबसे इंपॉर्टेंट है, कोमा स्प्लाइज है। अब ये मैं आपके हैंडआउट से एक दफ़ा चेक आपको करवा देता हूँ कि क्या ये आपके सिलेबस में है, चूँकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और पेपर में यहाँ से 1 या 2 MCQs लाजमी तौर पर जो है पूछे जा रहे होते हैं, ठीक है। सो लेट्स चेक विद द सिलेबस। अच्छा, सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये भी आपका लेक्चर नंबर 24 है। वैसे आपको अभी मिड टर्म में तो ये चीज़ नहीं है, लेकिन आपको यहाँ से समझ आ जानी चाहिए कि फाइनल टर्म के लिहाज से जो 24 लेक्चर है ना हमारा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो डेंगलिंग मॉडिफायर्स हैं, फ्यूज सेंटेंसेस हैं, कोमा स्प्लाइज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो इंशाल्लाह माइंदा आने वाले अपने फाइनल टर्म के सिलेबस के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आप इसको एलिमिनेट कर दें, ये आपके पेपर के अंदर नहीं आएगा क्योंकि ये आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। उसके आगे जनाब हमारे पास मजीद है जिसके अंदर कहता है कि आई लाइक जेम्स, मैं जेम्स को पसंद करता हूँ। इज़ क्विक ऑन द अपटेक, वो जल्दी से जो है वो अपटेक कर लेता है, यानी कि वो जल्दी से अपना काम कर लेता है, और वो ऐसा बंदा है जो कि समथिंग वंस, यानी वो बताता है सबको एक्सेट्रा। तो ये सिंपल सा अपटेक एक जवाब है। आपने सिंपल एप्रोप्रिएट वर्ड्स को देख के ही ये रिकॉग्नाइज करना होगा। फिर एप्रोप्रिएट प्रपोजिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रपोजिशन को समझना हमारे लिए ज़रूरी है। हम प्रपोजिशन को अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बाद हम इस जुमले को आके अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, देखिए प्रपोजिशन यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए लिख लिया कि प्रपोजिशन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि रिलेशनशिप को शो करते हैं, किसके, बिटवीन द नाउन एंड प्रोनाउन। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि नाउन और प्रोनाउन क्या होता है। तो नाउन का मतलब होता है हर जगह का नाम, यानी किसी भी शख्स, जगह का या चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन ये होती है द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग। और प्रोनाउन क्या होता है, वो नाउन को रिप्लेस कर देता है। जैसे आप देखो, हम नाउन की अगर एग्जांपल समझ लें, क्योंकि ये नाउन और प्रोनाउन दोनों पेपर में आ सकते हैं। हम कहते हैं कि अली इज़ गुड बॉय, ठीक है।
अली एक अच्छा लड़का है, लेट्स सपोज। देखो ये जो अली है ये नाम है किसी एक लड़के का, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, नाउन आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं ये कहता हूँ कि अब देखो मैंने कहा अली इज़ अ गुड बॉय, अब मैं हर दफ़ा ये नहीं कहूँगा कि अली इज़ अ गुड बॉय, अली लाइक्स स्वीट्स या अली प्लेस फुटबॉल, अली ऐसे करता है, अली वैसे करता है। हम इंग्लिश में ऐसे नहीं करते, हम कहते हैं अली इज़ अ गुड बॉय, ही प्लेस क्रिकेट, ऐसे ही है। तो ये जो ही का वर्ड है ये आपके पास प्रोनाउन है, यानी अब ही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अली को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अली का मतलब होता है नाउन, यानी कि किसी भी जगह, किसी भी इंसान या किसी भी शय का नाम, और उसको बाद में जो रिप्रेजेंट करता है वो प्रोनाउन होता है। जैसे अगर कोई लड़की होती तो हम शी कह देते, अगर कोई बेजान या जानवर होता तो हम यहाँ पे इट कह देते। अब जो कि इस एग्जांपल में मैंने एक लड़के का नाम यूज किया अली, तो अली जो है यहाँ पे ही जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दिस इज द नाउन एंड प्रोनाउन, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एग्जांपल मैंने दे दी, ए ऑन है, एट है, इन है, ओवर है, अराउंड है, ये सारे का सारा कुछ आपका, क्योंकि देखो ये रिलेशनशिप बता रहा है ना कि नाउन और प्रोनाउन में क्या रिलेशनशिप है, उसको हम प्रेपोजिशन का नाम दे देते हैं। अगर हम इस केस में बात करें अपनी फाइल के ऊपर अगर हम दोबारा मूव करें तो ये देखें, ये फाइल है हमारी जिसमें अब यहाँ से आपको बता रहा है कि द टीचर कंपेयर टू द पोइट, टीचर ने कंपेयर किया पोइट को, ठीक है, यानी एक कोई भी शायर है उसको कंपेयर किया किसके साथ। अब यहाँ पे देखो हम कहते हैं ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, ऑफ अ बर्ड, टीचर ने पोइट का बर्ड कंपेयर किया यानी कि मिलाया। तो देखो क्या ये जुमला ठीक बन रहा है, उर्दू में गलत है। अगर मैं कहता हूँ टू तो ये भी नहीं आ सकता। विद का मतलब होता है साथ, ठीक है। और अगर आखिरी जुमला देखें फोर का मतलब होता है के लिए, सही है। अब मैं ये कहता हूँ कि द टीचर कंपेयर्ड द पोइट फॉर अ बर्ड, टीचर ने एक पोइट को एक बर्ड के लिए मिलाया। देखो ये गलत है ना जुमला, के बर्ड के लिए क्या होता है। अब हम यहाँ पे विद कहते हैं कि टीचर ने कंपेयर किया पोइट विद अ बर्ड, एक बर्ड के साथ, सही है। तो यहाँ पे विद जो है उसका राइट ऑप्शन माना जाएगा। उसके आगे सिंपल ये कॉन्सेप्ट ये आपके जो है वो अब पेपर में नहीं आएंगे। ये आपका 2021, 22, 23 का पेपर है और स्टिल यहाँ पे मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या सर ये जो पिछली वीडियोस हम यूट्यूब पे देख सकते हैं। द आंसर इज यस, क्योंकि देखो ये सारे के सारे आपका सिलेबस एक ही है, ठीक है, तो आपको वो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हम सेकंड पेपर के ऊपर चलते हैं। ओके यहाँ पे देखिए, चूज अ सुटेबल ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आपने बताना है जी फिल इन द ब्लैंक में जो भी चूजेबल हमारा या जो सुटेबल ऑप्शन है। तो द जज रिलीज्ड हिम ऑन हिज ऑन कॉग्निटिव, जज ने रिलीज कर दिया, छोड़ दिया इसको अपनी कॉग्निटिव के ऊपर, अपनी पहचान के ऊपर, ठीक है। फिर द जरी वट द मायर ऑफ ऑल रॉन्ग डूइंग्स। अब यहाँ पे देखो ये हम ना समझते हैं जाके इस तरह के एमसीक्यूज आपके जो ग्रैंड क्विजेज हैं, ग्रैंड क्विजेज आपका मिड टर्म का सिलेबस का पार्ट है, वहाँ से काफ़ी सारे एमसीक्यूज आपके रिपीट हो जाते हैं। अब ये सारी की सारी फाइल मैं आपको वहाँ पे रिप्लेस करता हूँ या मैं आपको ग्रैंड क्विज से समझाना स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि वहाँ से और ये वाले एमसीक्यूज आपके सारे के सारे जो है वो सेम है। अब वहाँ से आपको दिखाने का सिर्फ मकसद ये होगा कि मिड टर्म में वो क्वेश्चंस आए हुए हैं, आपके लिए भी ज़रा एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा आप लोगों को भी कि हाँ वो फाइल जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स गो विद दैट पर्टिकुलरली फाइल, और अपने जो प्रीवियस फाइल से काफ़ी क्वेश्चन किए इंशाल्लाह वहाँ पे रिपीट हो रहे होंगे। सो लेट्स गो टू द सेकंड ग्रैंड क्विज फाइल। ये जनाब आपके ग्रैंड क्विज की फाइल है। अच्छा जी, ये आपके एमसीक्यूज की फाइल है, ठीक है। ये ग्रैंड क्विज है, यहाँ से आपका काफ़ी सारा कंटेंट जो रिपीट हो जाता है और होता है, ठीक है। तो इसी वजह से ये फाइल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द नाउन फॉर्म ऑफ कंप्लीट, देखो नाउन है ना, नाउन अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं। कोई भी चीज़ का नाम, किसी भी जगह का नाम, किसी भी इंसान का नाम या किसी भी शय का नाम नाउन कहलाता है। देखो कहता है आपने नाउन फॉर्म यानी कि फॉर्म ऑफ नाउन आपने बतानी है, कंप्लीट है। तो कंप्लीट को देखो उसने यहाँ पे सॉरी कंपीट है, नॉट कंप्लीट, रियली अपोलोजाइज फॉर दिस। कंपीट को कहता है जी कंपटीशन, कंपटीशन, ठीक है। अब ये कंपिटिटिव है, कंपटीशन है, कंपीटिंग है और कंपीटेड है। यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन है नाउन फॉर्म का कंपीट, कंपटीशन ये वाला है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव नहीं हो सकता क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव का मतलब होता है कि आप उससे कम्पीट कर रहे हो, यानी कि जैसे पर्सन्स के अगर हम कहते हैं ना ये हमारा कम्पिटेटिव कंपीटर है या कम्पीट करने वाला है, तो ये इसका राइट ऑप्शन है। उसके आगे देखें तो कंप्लीट करना है आपने अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन से। देखो अब ये सारी बातें मैं आपको पिछले वाले के अंदर जो है वो फाइल के अंदर आपको बता चुका हूँ कि प्रेपोजिशन रिलेशनशिप को शो करता है बिटवीन द नाउन एंड प्रोनाउन। यहाँ पे देखो ही इज़ डैश टू दुबई, सॉरी मुंबई। अब यहाँ पे क्या है, ही इज़ वट टू मुंबई। अब यहाँ पे अगर इन देखें, ही इज़ इन टू मुंबई, कि वो मुंबई में है,
इन तो आ जाता, लेकिन अगर टू ना होता तो ही इज़ इन मुंबई। अगर अब यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में आपको टू दिया हुआ है, इसका मतलब कि आप इन इस्तेमाल नहीं कर सकते। ही इज़ ऑफ टू दुबई, क्या ये आपको सुनने में अप्रोप्रिएट लग रहा है? द आंसर इज यस। ही इज़ आउट ऑफ, ही इज़ आउट टू दुबई, ही इज़ आउट टू दुबई या मुंबई जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आउट टू मुंबई है तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर ही इज़ ओवर टू, कि क्या वो मुंबई के ऊपर है, तो ये भी गलत है। तो ही इज़ ऑफ टू मुंबई, ये वाला इसका सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, ही इज़ ऑफ टू मुंबई, ठीक है। अच्छा आगे देखें जी, आपने नाउन बताना है। नाउन इन अ गिवन सेंटेंस, देखो सिंपल है और बड़ा आसान है। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर, आपने नाउन बताना है। नाउन का मतलब क्या है कि किसी भी जगह किसी भी चीज़ का नाम, इसमें नाउन क्या है? फ्लावर है, क्योंकि आपको यहाँ पे नाम से पता लग गया है। जुमला कोई भी हो, जो आपको सिंटैक्स बता रहा हूँ या जो आपको ये जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ना, इस कॉन्सेप्ट को आपने याद रखना है कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, यही चीज़ें पेपर में कंफर्म पूछी जाएंगी। सो दिस इज़ ब्यूटीफुल फ्लावर, फ्लावर इसमें नाउन है, ठीक है। तो ये देखें फ्लावर इसमें हमारा नाउन आ जाएगा। उसके आगे आपने आपको कहता है जी आपने वर्ड या फ्रेज जो है वो कंप्लीट करना है। इसमें आइडियोमेटिक फ्रेज के अंदर है आई डोंट एग्री विद यू, मैं आपसे एग्री नहीं करता, बट योर आइडिया सर्टेनली गिव मी फूड, आपका जो आइडिया है यकीनन उसने मुझे फूड जो है वो दिया है। अब यहाँ पे फूड का मतलब खाना होता है, क्या मतलब है इसका कि आपका क्या आइडिया खाना दे रहा है। आपने ये जो आइडियोमेटिक है यानी कि ये जो सेंटेंस है वो आपने अप्रोप्रिएट फेज या वर्ब के साथ मिलाना है। देखो क्या कहता है जी कि आई डोंट एग्री विद यू, मैं आपसे एग्री तो नहीं करता, लेकिन आपका आइडिया सर्टेनली गिव मी, आपका आइडिया मुझे दे रहा है फूड फॉर थॉट, सोचने के लिए जो तरीक़ेकार है वो। फॉर फन, फन नहीं हो सकता। फिर फॉर थिंकिंग, हाँ ये भी हो सकता है कि आपका आइडिया सर्टेनली गिव्स मी फूड फॉर थॉट, कि वो मुझे फूड दे रहा है, मुझे खुराक दे रहा है कि मैं सोचूं, ठीक है। क्योंकि आइडियाज़ है ना, आइडियाज़ पे हम या तो थॉट करते हैं या थिंक करते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों इसके राइट ऑप्शन हो सकते हैं। फॉर कंसिडरेशन, कंसिडर तब होगा जब आपने सोच लिया होगा, ठीक है। तो इसमें जो आपका आइडियोमेटिक फ्रेज है इसके अंदर आई डोंट एग्री विद यू बट योर आइडिया सर्टेनली गिव्स मी फूड टू, या फूड फॉर थिंकिंग, फूड फॉर थॉट्स, थॉट्स लगा लें, ये ज़्यादा बेहतर है, बेहतर है या बेटर है, ठीक है। थॉट इसका राइट ऑप्शन होगा। उसके आगे जनाब द क्रिमिनल हैड अ वेरी डैश स्कार ऑन हिज फेस, अब ये आपको बता रहा है आपने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करनी है यहाँ पे। कहते हैं जी जो क्रिमिनल था, जो मुजरिम था, उसके फेस के ऊपर बड़ा बुरा निशान था। नोटिसेबल, नोटिस, नोटिसेबली या नोटिस। अब यहाँ पे आपको किस तरह पता लगेगा? देखो अब ये जुमले की सेंस के ऊपर जो है वो रहेगा, यानी जुमले की सेंस के ऊपर ये इसको हम एनालाइज करेंगे कि क्रिमिनल हैज़ अ वेरी नोटिसेबल स्कार ऑन हिज फेस या नोटिस स्कार, नोटिस नहीं हो सकता, इसने गलत मार्क किया हुआ है। द क्रिमिनल हैज़ अ वेरी नोटिसेबल स्कार ऑन हिज फेस, तो ये नोटिसेबल ये वाला इसका राइट होगा, नोटिस स्कार नहीं होगा, क्योंकि वो नोटिस लगाएगा तो वो गलत हो जाएगा, वो जुमले की सेंस को फुलफिल नहीं करेगा। तो ये वाला द क्रिमिनल हैज़ अ वेरी नोटिसेबल स्कार ऑन हिज फेस, तो ये आपका राइट ऑप्शन है, नोटिसेबल, राइट। उसके आगे अगर हम देखें देयर आर 3 कॉमन पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जनाब, 12 दफ़ा रिपीटेड है। हमारे पास 3 कॉमन पर्पस होते हैं कम्युनिकेशन के, इट्स सेल्फ इज़ अ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। कौन कौन से होते हैं? टू इन्फॉर्म करना, हम इन्फॉर्म करते हैं या परसुएट करते हैं, एंड टू और एंटरटेन करते हैं। तो ये सिंपल सा है, इसमें मतलब समझाने वाला ऐसा कोई काम नहीं है, सिर्फ हैंड आउट से उठ के लाइन आपको इसने दी हुई है जो कि आपको बता रहा है। ओके द नेक्स्ट वन इज कि आपने बेस्ट ऑप्शन चूज करना है कि व्हाट इज द ऑथर ऑफ द एटीट्यूड टुवर्ड्स द टॉपिक। हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी है हैंड आउट से उठ के आया हुआ है। देखिए कहता है कि आपने बताना है कि ऑथर का जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स द टॉपिक कैसे होना चाहिए, उसकी टोन बताती है। टोन का मतलब क्या है? जैसे मैं आपसे कम्युनिकेट करूँ तो मेरी ये जो कम्युनिकेशन है ये टोन है, क्योंकि देखो अब एक ऐसी टोन भी है जो कि बैड टोन कंसिडर की जाती है, एक ऐसी टोन होती है जो कि गुड टोन कंसिडर की जाती है। तो जब भी आप ऑथर, ऑथर का मतलब होता है लिखने वाला, जब भी आपका जब आप रिटन कम्युनिकेशन करें या ओरल कम्युनिकेशन करें, आप अपनी टोन पे काम करेंगे। आपके जो टॉपिक ऑफ द वर्ड है या जो आपका बताने का तरीकेकार है वो टोन कहलाती है। तो टोन इज द राइट ऑप्शन। सब्जेक्ट जो होता है वो ये होता है कि आप किसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। जैसे मैं आपको इंग्लिश 101 के सब्जेक्ट की तैयारी करवा रहा हूँ, ठीक है। टॉपिक सेंटेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत रिपीट है आपका एमसीक्यूज। मैं आपको बता देता हूँ टॉपिक सेंटेंस क्या होता है। टॉपिक सेंटेंस का मतलब होता है ऐसा जुमले, जैसे मैं आप देखो मैं कहता हूँ जी इलामा इकबाल इज़ अ ग्रेट पोइट, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट एक्सेट्रा।
इलामा इकबाल पे मैं आपको बता रहा हूँ, या मैं सारी की सारी बातें इलामा इकबाल पे कर रहा हूँ, तो जो जिसके ऊपर मेरी कम्युनिकेशन की जा रही होगी वो हमारा मेन सेंटेंस या टॉपिक सेंटेंस कहलाता है, ठीक है। तो टॉपिक सेंटेंस इसका राइट ऑप्शन है, ए एंड बी नहीं हो सकता, तो टोन इज द राइट वन। उसके आगे देखें तो फंक्शन वर्ड इस्टेब्लिश करते हैं एम्फेसिस एंड रिलेशनशिप बिटवीन पार्ट्स। ये भी आपका हैंडआउट से उठ के आया हुआ है। हैंडआउट्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास टाइम है तो आप लोग हैंडआउट ज़रूर पढ़ें, टाइम नहीं है तो मेरी बताई हुई बातों को याद रखना, इंशाल्लाह आप अच्छे नंबर में पास हो जाएंगे। फंक्शन वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि इस्टेब्लिश करते हैं एम्फेसिस और या एम्फेसिस को और रिलेशनशिप को बिटवीन द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस या पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन। उसके आगे देखें तो कहता है जी चूज द करेक्ट सेंटेंस या करेक्ट टाइप ऑफ सेंटेंस। अब आपको यहाँ पे करेक्ट टाइप बताई जा रही है। अगेन आपका ये जो 22वां लेक्चर है, 22 लेक्चर आपके सेंटेंस आपके उसमें नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। उसके आगे देखें जी ही वुड स्टार्व टू दैट डेथ रेदर देन डैश अ लोन। आपने बताना है कि उसने क्या किया, उसने स्टार्व करना शुरू कर दिया जो डेथ है रेदर देन, इसके बजाय कि वो क्या करता आस्क टू लोन, वो अपने लोन पे या जो उसने लोन लिया हुआ है, उधार लिया हुआ है, उसमें पूछता। आस्क होगा, ये सिंपल जुमला है। आस्क हैव आस्क नहीं हो सकता क्योंकि हैव आस्क जो क्या कहता है ही वुड स्टार्व, ठीक है। तो हैव आस्क इसका मतलब होता है कि ये सिंपल एक जुमले के साथ इस्तेमाल किया जा रहा होता है। टू हैव आस्क टू नहीं आएगा इसके साथ, और टू आस्क भी नहीं आ सकता, तो आस्क इज द राइट वन। उसके आगे अगर हम देखें तो दिस इज द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो एज वेल, कि बोट इज रिलेटेड टू द ओ ए आर। इसमें ये जो सेम वे है बाईसाइकिल, देखो इसमें ना आपने एनालॉजी बतानी है, यानी कि कंप्लीट करना है सेंटेंस को। वो आपको सिंपल कह रहा है कि ये जो बोट है ये रिलेट कर रहा है ओ ए आर से, यानी ये कार टाइप से। इसी तरह ये जो बाईसाइकिल है ये किससे रिलेट कर रहा है, पैडल से, ठीक है। अब बाईसाइकिल जो होती है ना, इस पे आप पैडल के जरिए इसको चला रहे होते हैं। अब ये जो बोट है यहाँ पे ओ ए आर के बजाय सी ए आर यानी कार आना चाहिए था, ठीक है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो बोट अगर गाड़ी से रिलेट करता है तो जो पैडल है, देखो पैडल में आप लोड कुछ नहीं, यानी सॉरी जो बाईसाइकिल है उस पर आप लोड भी कर सकते हैं, व्हील्स भी होती हैं, सीट्स भी होती हैं, लेकिन ये रिलेट किससे करता है, पैडल से। जब भी आप बाईसाइकिल का नाम सुनते हो तो आपको पता है कि उसको ड्राइव करने के लिए आपको पेडलिंग करनी पड़ती है। सो पैडल इज द राइट ऑप्शन। एंड देन लास्ट वन इज द क्वेश्चन इज ट्रू फॉल्स, और ये फैक्ट एंड ओपिनियन है विच इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ऑफ योर सिलेबस एज वेल। कि कहते हैं जी आपने फैक्ट और ओपिनियन बताने हैं। इस पे हम जरा डिटेल टाइम लगाना चाहेंगे। फैक्ट क्या होता है, फैक्ट का मतलब होता है जो आपका रियल जो है वो काम होता है। जैसे आप देखो मैं आपको इस टाइम इंग्लिश 101, जैसे ये जो इंग्लिश 101 के मेरे पास रेगुलर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, मैं आपको इंग्लिश 101 की तैयारी करवा रहा हूँ। तो क्या मैं आपको करवा रहा हूँ, बिल्कुल करवा रहा हूँ। इस टाइम रेगुलर आपके लिए ये वीडियो भी रिकॉर्ड की जा रही है। ये एक फैक्ट है, यानी फैक्ट का मतलब होता है हकीकत, ठीक है। इसे हम फैक्ट कहते हैं। जो दूसरा जुमला होता है ना, यानी जो दूसरी टर्म इस्तेमाल की जाती है इससे ऑपोजिट, वो ओपिनियन है। ओपिनियन का मतलब होता है राय, ठीक है। देखो मैं आपको कहूँगा या मैं आपको ये कहता हूँ, लेट्स सपोज कि अली की जो हाइट है वो 6 फीट है, 6 फीट का अली है। तो क्या ये, अब आपसे पेपर में ये पूछा जाएगा क्या ये फैक्ट है या ओपिनियन है। अली की हाइट 6 फीट है। देखो अब अली की हाइट 6 फीट है तो मैं कह रहा हूँ ना, तो ये फैक्ट है, हकीकत है। अगर मैं कहता हाँ हो सकता है कि हाँ मे बी अली की हाइट 6 फीट है, मे बी जो टर्म इस्तेमाल की जा रही है इसका मतलब है कि मेरे ख्याल में, ये मेरी राय है, ये मेरी ओपिनियन है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको डिफ्रेंशिएट करती हैं बिटवीन द फैक्ट एंड द ओपिनियन। जुमला दिया गया होगा उसमें आपने बताना होगा क्या वो जुमला, जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दी कि हाँ हो सकता है कि अली की हाइट 6 फीट हो। ये जो हो सकता है का वर्ड है ना, ये शो करता है कि ये तो आपकी राय है। हो सकता है वो 5.8 फीट का हो सकता है वो 6.1 फीट का हो, ठीक है। तो रेजिंग क्राइम, जो बढ़ते हुए राइजिंग क्राइम्स हैं, रेट इज द साइन ऑफ द टाइम्स, वो वक्त हैं। अब देखो यहाँ पे क्या चीज़ बता रहा है, कहता है कि जो राइजिंग क्राइम्स हैं, जो क्राइम बढ़ रहे हैं, जो जुर्म बढ़ रहे हैं, वो इस बात की अलामत है कि हमारा जो टाइम है, टाइम्स का मतलब देखो ये एक तो फर्स्टली ये नॉन कंप्लीट जुमला है कि दिस राइजिंग क्राइम रेट इज अ साइन ऑफ द टाइम्स। ये साइन यानी वक्त के साथ साथ जो है, आप अगर इसको कंप्लीटली समझना चाहें, हम ये कहेंगे कि ये वक्त के साथ साथ क्राइम जो है बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या ये फैक्ट है या क्या ये ओपिनियन है। देखो अब सोचने की बात है कि कहाँ पे बढ़ रहे हैं, लाहौर में, कराची में, पाकिस्तान में, सऊदी अरेबिया में, दुबई में। उसने हमें कंप्लीटली जुमला नहीं दिया हुआ। मैं ये कह रहा हूँ वक्त के साथ साथ ना क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं। देखो ये मेरी सोच है, हो सकता है कि आप सऊदी अरेबिया में बैठे हो और वहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल हो,
तो इसका मतलब है कि ये तो आपके लिहाज से फैक्ट नहीं हुआ, ये ओपिनियन है, ठीक है। ओपिनियन का मतलब है कि मेरे ख्याल में जो बढ़ते हुए टाइम है या जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है वैसे वैसे क्राइम रेट भी बढ़ रहा है। अब ये मेरी राय है, ये फैक्ट नहीं है, ये ओपिनियन नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आपने डिफ्रेंशिएट करना है बिटवीन द फैक्ट एंड द ओपिनियन। तो मुझे या मेरा ख्याल है कि अब आप लोगों को इस चीज़ की जो है वो समझ आ गई होगी होपफुली जी। मैंने आप लोगों को काफ़ी सारा कंटेंट करवाया, इसमें काफ़ी सारे ग्रामेटिकल पार्ट्स हमने किए। अगर हम समराइज कर लें तो प्रेपोजिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ब, एडवर्ब्स, नाउन, प्रोनाउंस। अगर हम दोबारा से इसको देख लें तो प्रेपोजिशन हमारा क्या करता है, सिंपल हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो है वो डिफरेंस या रिलेशनशिप बता रहा होता है। वर्ब का मतलब होता है काम करना, और एडवर्ब भी वर्ब को ही शो करता है। जैसे नाउन प्रोनाउन जो है वो नाउन को रिप्लेस कर देता है, ऐसे ही जो एडवर्ब है वो वर्ब को रिप्लेस करता है, ठीक है। कि हम कहते हैं वो काम कर रहा है, वो कौन सा काम कर रहा है, वो वर्ब है। खाना पीना, उठना, जाना आना, ये सारे का सारा वर्ब की कैटेगरी में आ जाता है। सो दिस इज़ द मेन वीडियो जी। होपफुली आपको समझ आ गया होगा, मुझे उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की हर चीज़ की समझ आ गई होगी। Thank you so much. That is enough for this class. Must subscribe World of Education. Thank you. Allah Hafiz.